ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित चुनाव विशेष कार्यक्रम जनमत 2024। मैं हूं तनवीर फातिमा। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान आज पूरा हो गया है। अब सिर्फ 2 चरण शेष हैं और जल्द ही परिणाम हमारे सामने होंगे। आज पूरे देश में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में आज 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। साथ ही आज लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट के लिए उप निर्वाचन भी संपन्न हुआ है। प्रदेश में हुए 5वें चरण के मतदान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय भटनागर जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। संजय जी, अब तक के आधिकारिक आंकड़े जो हमारे पास हैं उनके अनुसार इस चरण में 58% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक बाराबंकी में 67% और सबसे कम हुआ है लखनऊ में 52%। तो ये आंकड़ा अपेक्षा के अनुरूप लगता है आपको या नहीं? देखिए, पिछले चरणों के मतदान के बाद जितना भी बहस चल रही थी, बहस क्या मतलब लोगों का जो अप्रेंशन था कि कम क्यों हो रही है, ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि अपेक्षा के अनुरूप है, क्योंकि जिस तरह के प्रयास हुए पहले 2 फेजेस के बाद और वोटिंग बढ़ाने के लिए जिस तरह के प्रचार प्रसार हुआ, उस हिसाब से मुझको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कम भी नहीं हुआ है, लेकिन 2019 की तुलना में बहुत बढ़ा भी नहीं है, तो ये मॉडरेट वोटिंग ही कही जाएगी। इस चरण में जो लोकसभा सीटें शामिल थी, इनके वोटिंग पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो अधिकांश सीटें जो हैं वो हैं अवध रीजन की। सेंट्रल यूपी भी कहिए, लेकिन अवध रीजन की सीट्स ज्यादा हैं इसमें। और अवध रीजन में हम लोगों की एनालिसिस हमेशा इससे ये रही है कि ये इलाका थोड़ा सा मॉडरेट है। मॉडरेट इन द सेंस ऑफ इलेक्शनियरिंग। यहाँ पर कोई बहुत हाई वोल्टेज नहीं होता। कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ का जो वोटिंग पैटर्न है, मतदाता जो है, ये मॉडरेट किस्म के हैं। बहुत ज्यादा इमोटिव इश्यूज को नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा सोए हुए नहीं होते हैं, बहुत से इश्यूज से अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए, आप कभी हिंसा की खबरें इस इलाके से नहीं मिलेंगी आपको। तो थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन ये है कि चुनाव की परसेंटेज भी नहीं बढ़ा। हाँ, एक चीज मैं जरूर आप ये करना चाहूंगा, मुझको भी आश्चर्य होता है कि लखनऊ की वोटिंग जो है हमेशा से कम हो रही है। पिछले इलेक्शन में भी कम थी और इस बार भी लोएस्ट है। अब इसका क्या फिनोमिना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लखनऊ की वोटिंग हमेशा कम रहती है। क्या कारण है? अभी तक एनालिसिस नहीं हो पाई है। एनालिसिस नहीं हो पाई है, लेकिन लोग नवाबी उसमें रहते हैं, कम निकलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है ये नहीं समझ में आया। लेकिन पूरा अर्बन है, कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन, लोग जरा कम निकलते हैं, रूरल ज्यादा लोग निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हो सकता है यही रीजन हो, लेकिन मुझको आश्चर्य रहता है। संजय जी, इस चरण में कई अहम सीटों पर मतदान किया गया है, जैसे कि लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर। इन सभी सीटों पर स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया है। तो आज के मतदान को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये स्टार प्रचारक मतदाताओं को वोटिंग बूथ तक लाने में सफल रहे? वो मुझको तो नहीं लगता है कि इस तरह सफल रहे, क्योंकि इस तरह वोटिंग परसेंटेज तो नहीं बढ़ी है। मैंने कहा ना कि इस रीजन में, इस फेज में ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा लोगों से ऐसा नहीं है कि बहुत आकर्षित हो जाएं या सोए हुए हो जाएं। उनकी अपनी थिंकिंग रहती है, अपना थॉट प्रोसेस है, और उसी हिसाब से वोटिंग होती है। आप देखिए, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह जी जैसे दिग्गज रहे हैं, तब भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो अब ये स्टार प्रचारक से ये लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हुए या होते हैं, मुझको नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि देखिए, आप यहाँ रायबरेली से राहुल गांधी जी हैं, राजनाथ जी हैं, और कितने बड़े बड़े लोग हैं। इसमें स्मृति ईरानी भी अब पुरानी नेता ही हो गई हैं। तो मुझको नहीं लगता कि इससे बहुत फर्क पड़ा है। और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ, तो चीफ मिनिस्टर तो मेरा ख्याल है हर मीटिंग में गए होंगे, और राष्ट्रीय नेता हर पार्टी के यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज उस तुलना में नहीं बढ़ी। संजय जी, इस बार हमने देखा कि रायबरेली और अमेठी की जो सीट थी, इसको लेकर आखिर तक बड़े कयास लगाए जाते रहे कि कैंडिडेट्स घोषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में क्या मुद्दे प्रभावी रहे आपको लगता है? देखिए, रायबरेली जो है वो तो गांधी फैमिली का ट्रेडिशनल सीट रही है,
तो इसमें मुझको नहीं लगता कि बहुत मुद्दे, लोकल मुद्दे हमेशा रहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा सोनिया गांधी जी ने किस तरह प्रचार किया कि मैं अपना लड़का सौंप रही हूँ, तो उन्होंने भी एक तरह से उसको फैमिली सीट ही मान लिया और उसी तरह प्रोजेक्ट किया। तो मुझको लगता है कि इसमें ये फैक्टर इन करेगा ही वोटिंग में, कि ये गांधी की सीट है, यहाँ फिरोज गांधी खड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी रही हैं यहाँ से, और अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी पिछली बार वही लड़ी थी। तो ये सीट में कोई और मुद्दा इतना नहीं होगा, ये गांधी फैमिली वर्सेस और अदर्स होकर रहेगा, और इलेक्शन का जो रिजल्ट है मेरा ख्याल है इसी से प्रभावित रहेगा। अमेठी में क्या लगता है कोई स्थानीय मुद्दे आए हैं इस बार? अमेठी में स्थानीय मुद्दे ही आए हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि उन्होंने कैंडिडेट जो दिया है कांग्रेस ने, वो लास्ट मिनट तक कयास रहता था कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। उन्होंने अपने परिवार के ही जैसे ही हैं वो किशोरी लाल शर्मा जी, उनको खड़ा किया। ये तो जीती हुई सीट थी उनकी, स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी ने तो अपनी पैठ बना ही ली है। तो अब यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या आएंगे? अगर गांधी फैमिली का होता तो इशू दूसरा होता। अब मुझको नहीं लगता स्थानीय मुद्दे काम करेंगे। इस समय जो मौजूदा कैंडिडेट है, हमको कहना पड़ेगा कि भाजपा कैंडिडेट स्मृति ईरानी का कद उससे बड़ा है जी। लेकिन और जो कांग्रेस है वो प्रॉक्सी में लड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि वो तो प्रियंका गांधी इस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, प्रॉक्सी में लड़ रही है। प्रॉक्सी से कितना फर्क पड़ेगा ये तो देखने वाली, लेकिन अमेठी सीट वो सीट नहीं रही निश्चित रूप से, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो पहले हुआ करती थी। अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें हम इन सीटों पर, या आज जो भी सीटें जिस चरण में थी, वो किस तरह के लगते हैं आपको? देखिए, आज के 14 सीटों में से 13 सीटें जो थीं वो बीजेपी की थीं जी। और मुझको ये लग रहा है कि अब जैसे रायबरेली अमेठी है, ये तो कांग्रेस का जो छाप है उस हिसाब से तो वो रहेगा ही। ये तो गांधी फैमिली का जो इम्पैक्ट है, लेकिन गांधी फैमिली का इम्पैक्ट भी अमेठी में एक तरह से खत्म हो गया था। बाकी सीटों में भी मुझको लग रहा है स्थानीय मुद्दे इस बार बहुत प्रभावी होंगे, मुझको लग रहा है, क्योंकि वैसे तो माना जाता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में हमेशा नेशनल इश्यूज डिस्कस होते हैं और असेंबली इलेक्शंस में लोकल इश्यूज होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में और इन सीट्स पे जो आज की सीट्स हैं, इसमें मुझको लग रहा है स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी होंगे। संजय जी, इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग की कोशिश थी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ तक लाया जाए, पर स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 40% युवा वोटर्स ने ही मतदान के लिए पंजीकरण कराया है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? मुझको लग रहा है कि इसका तो साफ मतलब है कि युवाओं को राजनीति का रुझान कम है युवाओं का, और इसके अलावा मुझको कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए गए, सब कुछ चलाया गया। फर्स्ट वोटर्स जो कैंपेन होता है वो हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव होता है युवाओं के लिए, लेकिन इस बार ये निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। जी, हमारे साथ हमारे रायबरेली प्रतिनिधि पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। पंकज जी, रायबरेली में आज दिन भर के मतदान का क्या हाल रहा? देखिए, पूरे जनपद में 57.46% मतदान पूरे जनपद में हुआ है जी, जिसमें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो राहुल गांधी हैं, पहली बार अभी तक के रिकॉर्ड में कि मतदान के दिन वो रायबरेली में थे जी। तो भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों मिलकर अलग अलग अपने बूथों पर जाकर निरीक्षण किया उन्होंने। दूसरी बात आपको बता दें कि एक गांव ऐसा था मैनूपुर, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, कारण कि वहां पर सड़क टूटी हुई थी और कई जगह फरियाद करने के बाद भी सड़क नहीं बनाया गया जी। तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों वहां पर गए, मान मनोवल किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने कब? जब जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने लिखित तौर पर उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं, आपकी सड़क आचार संहिता खत्म होने के बाद आपकी सड़क को बनवा दिया जाएगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कुछ ग्रामीण ही अपने मतों का प्रयोग कर सके, बाकी मतदान वहां पर ना के बराबर हुआ है जी। इसके अलावा पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, कहीं कोई हिंसा की घटना यहाँ पर नहीं हुई है, और जो मतदान केंद्र थे वहां पर भी कोई इस तरह बातें नहीं हुई हैं। सुबह के टाइम पे ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसमें 46 ईवीएम मशीनें ऐसी थी जो बदली गई हैं सुबह के टाइम 9 बजे के आसपास। बाकी और कोई इस तरह की कोई घटना हिंसा की नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। दोनों प्रत्याशी आज पूरे दिन बूथों का निरीक्षण करते रहे जी। उसके बाद 6 बजे के बाद पोलिंग पार्टियां ITI गोरा बाजार में स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहां पर पोलिंग पार्टियां जाकर अभी ईवीएम जमा कर रही हैं। पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
संजय जी, आपने सुना जैसे कि पंकज बता रहे थे कि कुछ लोकल इश्यूज हैं वो भी काफी मैटर करते हैं। मैंने कहा आपसे कि वो देखिए, आप सड़क ना बनने को लेके बहिष्कार हो गया, वो भी रायबरेली में, रायबरेली जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर। तो मैंने कहा ना कि ये इलेक्शन जो है इस बार यही नहीं, अवध रीजन ही नहीं, मुझको और भी लग रहा है कि इन्हें नेशनल मुद्दों से ज्यादा जो है स्थानीय मुद्दे चर्चा में है। कई जगह से ऐसे, बाराबंकी में भी लोगों ने शायद कहा है, गोंडा में बहुत लोगों ने कहा है कि हमारे जो है पुल नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रही है। तो ये कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां स्थानीय मुद्दे जो हैं ये हावी हुए हैं और नेशनल मुद्दों को उन्होंने सप्रेस किया है बहुत हद तक। ये आश्चर्यचकित करने वाला है। वैसे मैं अदरवाइज भी कह रहा हूँ, इस फेज का नहीं, इवन अदरवाइज। जी संजय जी, चुनाव के सिर्फ 2 चरण शेष हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पर्सनलाइज्ड कैंपेन चला रखा है, जहां वो फोन के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आने वाले चरणों के लिए आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि अपने फ्रेंचाइज का, अपने मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको फिर सरकार से शिकायत करने का भी कोई हक नहीं रहेगा। और जिस तरह कर रहा है, और ये हम अपील करते हैं सबको करनी चाहिए। ये सरकारी प्रयास तो अपनी जगह है कि हम मतदान बढ़ाने के प्रयास करते रहें, लेकिन ये युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं युवाओं से, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर से कहूँगा कि ज़रूर आगे आएँ और वोट करें। आप वोट करें और आपका ही पार्टिसिपेशन है लोकतंत्र में। आने वाले चरण के लिए आपको क्या लगता है, क्या हमारे सामने इम्पोर्टेंट सीट्स और कौन से कैंडिडेट्स मैदान में हैं? मेरा ख्याल है कि अब आने वाले समय में तो पूरा पूर्वांचल है। आपके प्रधानमंत्री का ही बनारस का ही इलेक्शन ड्यू है, सबसे बड़ा तो हाई प्रोफाइल सबसे वही है, और पूरा पूर्वांचल है। पूर्वांचल में आपने देखा पिछले 5 सालों में, 7 सालों में काफी काम हुआ है। इस बार पूर्वांचल के जो चुनाव हैं वो पहले से डिफरेंट होंगे। हमेशा से ये कहा जाता था कि प्रदेश का बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब पूर्वांचल नहीं कह सकता। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन गया है और काफ़ी विकास हुआ है। तो अब मुद्दे जो हैं अब क्या उभर के सामने आएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार ये कोई नहीं कह सकता कि पूर्वांचल अब उतना पिछड़ा हुआ है जो पहले हुआ करता था। संजय जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का ये चुनावी पर्व आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुका है। अगले चरण में 25 मई को उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। आकाशवाणी की सभी श्रोताओं से अपील है कि आप भी लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनिए और मतदान करने जरूर जाइए। नमस्कार। जागृत हूँ मैं मतदाता, अपने देश की दृष्टि हूँ। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.